नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। और आज हम समझेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास है, जो उसका क्रम है, विकास क्रम, वह कैसे है और जो उसकी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, वह कैसे विकसित हुई। तो चलिए इसको जानते। देखिए, जैसा कि हमने भाषा की परिभाषा को जाना था कि भाषा की जो परिभाषा है वह क्या है, तो चलिए इसको फिर से दोहराते हुए इस पाठ्य को शुरू करते हैं। मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है, वह समूह में रहता है। अकेले मानव जीवन संभव नहीं, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहता है। इसीलिए उसे विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता पड़ती है। मानव जो है समाज में रहने वाला प्राणी है, और जब कोई भी व्यक्ति समाज में रहेगा तो अपने विचारों को आदान प्रदान करेगा और उसी के माध्यम से अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा पाएगा। तो यही बात इसमें कही जा रही है। जैसे आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां लोग न तो आपकी बात समझते हो, न ही आप लोगों की बात समझते हो, किंतु यदि आपको भूख लगी हो तो आप शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से कुछ खाने की वस्तु के विषय में उन अन्य भाषा भाषी लोगों को बता सकते हैं। और इस प्रकार भाषा न जानते हुए भी आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं। इसी कारण ईश्वर ने मानव को वाणी के रूप में विचारों के संप्रेषण की अद्वितीय क्षमता प्रदान करके उसे विश्व के अन्य जीवों से श्रेष्ठ बना दिया है। जो मनुष्य को वाणी दी गई है, बोलने की क्षमता, वही मनुष्य को दूसरे प्राणियों से विशेष बनाती है। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, और दूसरों के विचारों को वह भाषा के माध्यम से ही समझ पाता है। विकास के जिस पड़ाव पर आज मानव ने अपने कदम रखे हैं, वह मानव की विचार एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की इसी अद्भुत क्षमता के कारण संभव हो पाया है। जो विकास मानव कर पाया है आज, वह कहीं ना कहीं भाषा के बदौलत ही कर पाया है। क्योंकि जब तक हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे लोगों का, तो विकास संभव नहीं है। फिर से वह विकास कहीं ना कहीं वह विकास जो अवरुद्ध ही रहेगा हमेशा। विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु मूल रूप से भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जो सबसे सटीक व्याख्या या परिभाषा भाषा की है, वह यह है कि जो परिभाषा है इसकी, वह यह है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मानवोच्चारित, सार्थक और विश्लेषण समर्थ उन ध्वनियों को भाषा कहते हैं। उनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी संकुचित अर्थ में। भाषा का सामान्य रूप के अतिरिक्त विभिन्न रूपों में भी प्रयोग होता है। भाषा जो है सामान्य रूप में तो इसका प्रयोग होता ही है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ और जगहों पर भी हम भाषा प्रयोग करते हैं, जो कि वहाँ पे विशेष रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही देखिए क्या है सामान्य भाषा। जो सामान्य भाषा क्या है, विभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, और देखेंगे हम साहित्यिक भाषा क्या है, बोली क्या है, भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, और कृत्रिम भाषा क्या है। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे और इन सभी को बारी बारी से समझेंगे। देखिए, जहाँ हमारा अभिष्ट भाषा है, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी भाषा नामक पुस्तक में हिंदी शब्द का संबंध हिंद या हिंदू आदि शब्दों से जोड़ते हुए कहा है कि हिंदू या हिंदू शब्दों की व्युत्पत्ति कई प्रकार से मानी गई है, किंतु ये शब्द व्युत्पत्तियाँ विवादास्पद हैं। जो सर्वमान्य व्युत्पत्ति हैं उसके बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा है कि द्रविड़ परिवार की भाषाओं एवं बोलियों में एक अत्यंत प्राचीन धातु मिलती है, जिसका प्रयोग अन्य अर्थों के साथ सींचने, बहने या छिड़कने आदि के लिए होता था। लगता है इसी धातु के आधार पर द्रविड़ जाति के लोगों ने सिंधु नदी को सिद्ध या सित नाम दिया। इतना ही नहीं,
नदी के आसपास का प्रदेश भी इसी नाम से पुकारा जाता था। अतः उस काल में सिंधु प्रदेश का नाम सित या सिद्ध था। अतः कह सकते हैं कि इस नदी एवं इस प्रदेश का सिंधु नाम संस्कृत नदी अपितु द्रविड़ के सिद्ध या सित शब्द का ही परिवर्तित रूप है। हम देखते हैं कि जो सबसे पहले सिंधु नदी है, सिंधु से ही हिंदू और हिंदिक बन के हिंदू हुआ। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी का नाम कैसे पड़ा। तो सिंधु नदी का नाम जो है हम देख रहे हैं कि कैसे द्रविड़ जो लोग हैं उन्होंने इस नदी को नाम दिया। अतः कह सकते हैं कि इस नदी एवं इस प्रदेश को सिंधु नाम संस्कृत नहीं अपितु द्रविड़ के सिद्ध या शीत शब्द का ही परिवर्तित रूप है। ऋग्वेद सबसे पहले सिंधु शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले सिंधु शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास भारत और ईरान में व्यापारी आते जाते रहते थे। इन्हीं के द्वारा सिंधु शब्द भी ईरान पहुंचा। हमारी स ध्वनि ईरान की अवस्था आदि में ह के रूप में उच्चारित होती रही है। जो हम यहाँ पे स कहते हैं उसी को जो दूसरा जगह है या जो ईरान है वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, ह कहते हैं। स को वहाँ ह कहते हैं। इसलिए सिंधु से क्या हो गया, वो हिंदू हो गया, हिंदी से हिंदू हो गया। ठीक है, इसी कारण सिंधु शब्द हिंदू में परिवर्तित हो गया। ईरानी साहित्य में हिंदू शब्द नदी के अर्थ में तो प्रयुक्त हुआ ही, साथ ही सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के रूप में भी प्रयुक्त हुआ। आगे चलकर ईरानियों के कारण पूरे भारत के लिए हिंदू शब्द प्रचलित हो गया, जो आगे चलकर हिंदी में परिवर्तित हुआ। जो भी ईरान से लोग आते थे भारत, तो जो सिंधु नदी के किनारे के लोग थे, आसपास के लोग थे, उनको वो सिंधु ना करके हिंदू कहने लगे। क्यों? क्योंकि वह स की जगह ह का उच्चारण किया करते थे। और यही जो उच्चारण है, यही जो बात है, सबने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे वो सिंधु से हिंदू हो गया। ठीक है, तो हिंदू शब्द हिंदू शब्द में धीरे धीरे ध्वनि का विकास हुआ और इसमें ई पर बलाघात होने के कारण अंत्य उ लुप्त हो गया और इस प्रकार यह शब्द हिंदू से हिंद हो गया और इसमें ईरानी के विशेष सार्थक प्रत्यय इक जुड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ था हिंदी का। इसी हिंदिक का विकास हिंदी के रूप में हुआ, जिसका अर्थ है हिंदी का या भारतीय। प्राचीन ईरान के पश्चिमी भाग को फारस कहते थे। जो प्राचीन ईरान था उसका जो पश्चिम का भाग था उसको क्या कहते थे, फारस कहते थे। इसीलिए वहाँ की भाषा भी फारसी के नाम से जानी जाती थी। 6ठी ईस्वी पूर्व के लगभग फारस और अरब देशों में हिंदी शब्द का प्रयोग जवाब ए हिंदी अथवा हिंदी जुबान के रूप में मिलता है। यह नाम मुसलमानों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रारंभ में इस भाषा को मुसलमानों ने हिंदवी शब्द के रूप में प्रयोग किया। कुछ समय पश्चात यह शब्द दक्कनी या समानार्थी बन गया। यह वह भाषा थी जो संस्कृत की ओर झुकी हुई थी और इसकी लिपि देवनागरी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी इसी भाषा को प्रसारित किया और सन 1800 ईस्वी के बाद से लेकर आज जो भाषा हिंदी के रूप में विकसित हो रही है वह यही हिंदी है। फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी भाषा को एक विकास करने में, उसको विकसित रूप देने में। और लल्लू लाल और सदा शुक्ल जो रहे, जो शुरुआत में भाषा मुंशी के तौर पे नियुक्त किए गए फोर्ट विलियम कॉलेज में, और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का विकास किया और हिंदी को एक अच्छा स्वरूप देने का काम किया। और देखिए, तो देखिए जो हिंदी का उद्भव है, जो हिंदी का विकास है, उसकी जो पृष्ठभूमि है या जो उसकी विकास यात्रा है, उसमें
ये जो तथ्य हैं वह यही हैं, और भी चीज़ों को हम जानेंगे अगली कक्षा में, और देखेंगे कि जो हिंदी है उसका उद्भव और विकास किस रूप में, क्रमिक रूप में हो रहा है, और सभी चीज़ों को जानेंगे। तो मुझे आशा है आपको थोड़ी बहुत इससे समझ विकसित करने में ज़रूर सहायता मिलेगी और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप इस पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और चीज़ों को वहाँ पर देख सकते हैं। वह सारी पीडीएफ जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिखाता हूँ, वह सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं, और अन्य पीडीएफ भी वहाँ पे मैंने मुहैया करार की है। तो मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ों को मेरे साथ साझा करने की कोशिश कीजिए, और कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए और टेलीग्राम के साथ जुड़िए। धन्यवाद।